हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हों। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जब व्यक्ति दिन की शुरुआत करता है तो वो उसका एक नया दिन होता है और कोई भी नई शुरुआत कर सकता है। वैसे तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए कोई सुबह या शाम नहीं देखना चाहिए, जब आए उसके मन में तुरंत उस काम को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस काम को टालेंगे तो वो टलता ही जाएगा। तो इसलिए अगर आपके मन में आ रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो अभी से ही बैठ जाइए। मतलब जो भी आपका काम है उसे ख़त्म करके, टालने की आदत अच्छी नहीं होती है। तो इसमें जो है वो मेनली ये बात बोली गई कि ज़िंदगी की हर सुबह जो है वो शर्तें लेकर आती है कि आप ज़िंदगी में जैसे आपका एक वनडे है, आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे। भले ही आपने कोई अपना टारगेट बनाया, आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, लेकिन शाम होते होते आपको ये पता चलेगा कि आपने दिन भर में क्या किया। मतलब वो पूरे दिन का एक्सपीरियंस आपके सामने होगा कि आपका दिन कैसा रहा, आपने कितनी मेहनत कर पाई या आपने टाइम वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें। तो जब भी दिन शुरू हो आप उसे पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ शुरू करिए। अच्छे से अपने दिन को जो है वो स्पेंड करिए, जिससे कि आप एक बोलना चाहिए प्रोग्रेसिव लाइफ जो है वो जी पाएँ, ठीक है। और छोटे छोटे काम अगर आप करेंगे ना, तो वही छोटे छोटे काम आगे जाके एक बड़ी सफलता देंगे। अब आपको लगता है कि अगर आप ने सोचा कि हाँ मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ठीक। अगर आप सोचेंगे अरे यार 5 मिनट और सो लेते हैं तो क्या दिक्कत है, तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं होती है। मेनली ये होता है कि आप अरे 5 मिनट लेट हो गया। यही अगर आप 5-10 मिनट पहले 5 बजे से उठ जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होंगे वो डबल होता है। तो इसलिए ये 5-10 मिनट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इनको समझिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कीजिए। लाइफ बहुत जल्दी और अच्छे से चेंज होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक डिसिप्लिन मैनर में चल रहे हैं और कब आपकी लाइफ में सक्सेस धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। आज मैं नेक्स्ट पॉलिटिकल एक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें हम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसका कार्यकाल कैसा रहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत हो रही है कि मतलब वीडियो जो है वो देखी नहीं जा रही है। मैंने तो आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही ये वीडियो बनाई है, आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम है। अब जैसे कि 17 अक्टूबर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, एडेड वाला, उसमें ये वीडियोज़ जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। अगर आप अच्छे से इनको 2 से 3 बार देख लेंगे। एक बार आप नॉर्मल देखिए, जब आपके माइंड में चीज़ें आ जाएंगी थोड़ी, फिर आप इसको सेकंड बार देखेंगे, थर्ड बार देख लेंगे, तो ये आपको जो है वो रिवाइज़ हो जाएंगी ना, तो आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी। या आप इनसे अपने नोट्स बना लीजिए, तो भी ये जो है बहुत अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं, ठीक है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख, ये चीज़ें जब मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो है देश का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति बोला जाता है, लेकिन वह नाम मात्र का प्रमुख होता है। लेकिन जो हमारे देश का वास्तविक प्रमुख है वो होता है प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ जो है वो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो संसदीय प्रणाली है, जिसमें प्रधानमंत्री के पास जो है काफ़ी शक्तियाँ होती हैं, उसके मंत्रिमंडल के पास, लेकिन जो काम होते हैं सारे वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसीलिए उसे नाम मात्र का प्रमुख बोला जाता है। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री ही जो है वो अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। हमारे यहाँ जो है एक चीज़ ये है कि जो विधायक है या सांसद है वही मंत्रिमंडल में मंत्री बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर कोई भी मंत्री बन रहा है, उसको मंत्रालय दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री दी जा रही है, तो वो बंदा उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। ऐसा वहाँ जो है वो राष्ट्रपति प्रणाली है, वहाँ इस तरीके की चीज़ें। हमारे यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति भी मंत्री बन रहा है, ठीक है, वो सांसद या विधायक होना चाहिए। अगर वो विधानसभा में मंत्री बन रहा है तो विधायक होना चाहिए, यानी कि सीट जीती हो उसने, ठीक है। अगर वह संसद में बन रहा है यानी कि लोकसभा में बन रहा है
तो भी उसको जो है वो सांसद होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे यहाँ जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ एक्सपर्ट वाली चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। ओके, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, ये दो वर्ड हैं जो कि यूज़ होते हैं। अब देखना ये है कि इनमें अंतर क्या होता है। मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अरे कैबिनेट बैठक हो रही है, तो कैबिनेट बैठक में वही मंत्री होंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। अब अगर सभी की हो रही है तो उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री भी होंगे। अगर सिर्फ कैबिनेट की बैठक है तो उसमें राज्य मंत्री या उप मंत्री जो है वो नहीं बुलाए जाएंगे और वह जा भी नहीं सकते हैं जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर सभी की हो रही है, ठीक, तो उसमें तो ये सारे लोग जाएंगे ही जाएंगे। कैबिनेट बैठक जो होती है या कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री सहित होती हैं और ये बहुत ही खास लोग इसमें जो है होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख मंत्रालय होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ठीक है। तो ये प्रमुख मंत्रालय होते हैं इसमें और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई, जैसे कि हमारे यहाँ वित्त मंत्री हैं, ठीक, उनके पास पूरा वित्त मंत्रालय है, तो उस मंत्रालय से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लिए जाने होंगे वह खुद लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मंत्री, आपने सुना होगा जैसे कि किसी को राज्य मंत्री बना दिया या उप मंत्री का दर्जा दे दिया, तो जिस विभाग के ये हैं, ये इनको इतनी पावर नहीं होती है कि अपने विभाग के ये निर्णय खुद ले लें, ठीक है, क्योंकि ये किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। हम राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और स्वतंत्र प्रभार के मामले में ये अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति स्वतंत्रता से कर सकते हैं। राज्य मंत्री दो तरीके के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार, एक सिर्फ राज्य मंत्री। जिनके आगे स्वतंत्र प्रभार लगा होता है वो अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार यानी कि स्वतंत्रता से कर पाते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके आगे सिर्फ राज्य मंत्री लिखा होता है या जो सिर्फ राज्य मंत्री होते हैं वो अपने सारे कार्य जो हैं जिसके अधीन वो काम कर रहे हैं, अधीन से मतलब यह है एक सहायक के रूप में वो काम कर रहे होते हैं, तो जो उनका मेन मिनिस्टर होता है वो उसके आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं उप मंत्री की। ये जो है कैबिनेट या राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। किसमें? कैबिनेट मंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका काम होता है हेल्प करना। अगर हम एक तरीके से देखें कि किसी को हमें खुश करना है, हमने उसको जो है वो बोल दिया कि हाँ भाई आप उप मंत्री बन जाइए, तो क्या होता है कि वो जब नया बंदा बनता है तो धीरे धीरे उसको काम एक तरीके से सीखने के लिए भी मिल जाता है, उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है जब वो किसी को हेल्पर के रूप में काम करता है। तो इसलिए जो है उप मंत्री का दर्जा भी इस तरीके से दिया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की, जिसमें राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो है वो चाहे तो प्रधानमंत्री उठाकर बना देगा, ऐसा नहीं है। जो भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करता है उसका जो मुखिया होगा वो, या कहीं पर भी गठबंधन है या कुछ है, उसका जो मुखिया निकल कर आएगा, ठीक है, उसको जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति ने उठा लिया और प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। जो भी दल जीत के आया है, जिसने बहुमत प्राप्त किया है, उसका मुखिया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और उसके बाद जो है उसकी सलाह से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। यह है 91 अमेंडमेंट 2003 में कुछ यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि 15%
15% जो है वो सदस्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये 91 अमेंडमेंट है। ठीक है, 2003 में ये हुआ था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के पार्ट 2 की, जिसमें प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मतलब प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करने से मतलब ये नहीं है कि जब मन हुआ तो राष्ट्रपति उनमें से किसी को भी हटा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहे किसी भी मंत्री को हटाना तो वह राष्ट्रपति को सलाह देगा कि हाँ भाई आप इस मंत्री से इस्तीफ़ा देने की कहिए, तो वो मंत्री जो है वो इस्तीफ़ा देगा और हटेगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देता है तो पूरी सरकार यानी कि पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफ़ा माना जाता है। अगर सिर्फ एक मंत्री को इस्तीफ़ा दे रहा है तो डजंट मैटर, उसकी जगह दूसरा मंत्री आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे रहा है यानी कि सरकार गिर चुकी है, मंत्रिमंडल दूसरा तैयार किया जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के 3rd पॉइंट की, जिसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की एक कड़ी होता है। ठीक है, किसके बीच की? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की। तो इसीलिए जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर मंत्रिमंडल कोई भी काम कर रहा है और राष्ट्रपति को वो काम समझ में नहीं आ रहा है तो अगर वह प्रधानमंत्री से कहेगा कि भाई ये इस चीज़ को आप दोबारा करिए, तो प्रधानमंत्री को जो है वो अपनी मंत्रिमंडल से वो कार्य दोबारा करने के लिए कहना होगा और मंत्रिपरिषद भी उस कार्य के लिए बाध्य होती है करने के लिए। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि जो है सारी चीज़ें जो हैं वो लोकसभा में ही होती हैं, सांसद होते हैं वही लगभग सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात करें तो अब हम बात करें सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 75 के 4th पॉइंट की बात करते हैं हम। इसमें पद से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जाती हैं। ठीक है, जो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए आवश्यक होती हैं, इसलिए इस तरीके की शपथ ली जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के 5th पॉइंट की, जिसमें मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से ये आवश्यक होता है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। आपने अभी देखा होगा पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए और उससे पहले जो है वो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे। तो अगर आपने पश्चिम बंगाल में देखा तो ममता बनर्जी जो थी वो अपनी सीट जीती नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ रूल ये है कि आप 6 मतलब अगर आप अपनी सीट से नहीं जीते हो, आपको लोकसभा या राज्यसभा का किसी का सदस्य होना चाहिए। अगर आप किसी के भी सदस्य नहीं, वो विधानसभा की बात थी, कंडीशन दोनों में सेम है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है जब अभी 2017 में इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें योगी जी जो थे वो कहीं से मतलब ये सांसद थे, इन्होंने स्टेट लेवल मतलब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, तो इनको जो है इन्होंने सांसद जो थे ये गोरखपुर से, वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन दिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ दूसरी जगह से इनको जो है वो इलेक्शन लड़ा के मतलब ये जीते, तब इनको जो है वो वैलिडिटी मिली कि हाँ आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अन्यथा इसमें ये स्थिति होती है कि अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के बाद आपको जो है वो सीट छोड़नी होगी। इस तरीके की स्थिति हमने महाराष्ट्र में भी देखी थी। उद्धव ठाकरे जी जो थे वो भी इसी तरीके से बने थे, क्योंकि कहीं से वो चुनाव नहीं लड़े थे। ठीक है,
लेकिन बाद में जो है उनको चुनाव लड़ा के मतलब जो है सीट दी गई और फिर उनको जो है वो अच्छी तरीके से मतलब वो फिर से बने 6 महीने बाद। इसी तरीके से अब हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि फिर उपचुनाव होंगे या जो भी होगा, वहाँ से ममता बनर्जी जो है वो मतलब चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी, तो उनको जो है वो आगे भी जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर वो सीट नहीं जीते हैं या जो भी स्थिति रहती है तो वो 6 महीने के बाद जो है उनको रिज़ाइन अपनी सीट से देना होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है इसमें। आर्टिकल 78 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें, ठीक है, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है कि देश के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और विधायिकी मामलों के, ठीक है, तथा मंत्रिपरिषद जो निर्णय ले रही है उस संबंध में जो है वो प्रधानमंत्री किसको, राष्ट्रपति को, मतलब प्रधानमंत्री और उसकी परिषद क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सारा ब्यौरा उसको जो है वो राष्ट्रपति को देना होता है, अगर राष्ट्रपति इसकी सूचना आवश्यक समझे तो, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अब हम देखते हैं। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री चाहें, कोई भी मंत्री सही काम नहीं कर रहा है या जो भी दिक्कत है, अगर चाहें तो वो राष्ट्रपति को उसको त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है मंत्री के लिए, ठीक है। पॉइंट 2, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, ठीक है। तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर सिर्फ कोई एक मंत्री के साथ ऐसा होता है तो इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। जो भी व्यक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा वो ऑटोमेटिकली इन सारी एजेंसीज़ का जो है वो अध्यक्ष हो जाएगा, ओके। इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। उसमें लिखा होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई उपराष्ट्रपति कोई बन रहा है तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का जो है वो सभापति बन जाएगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जो बनेगा उसको इन सारी एजेंसियों के जो हैं वो अध्यक्ष पद खुद ही मिल जाएंगे, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपको मैंने पढ़ाया था जब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए उसमें 25 वर्ष की आयु चाहिए किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तथा राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है, राष्ट्रपति नहीं, विधान परिषद और राज्यसभा, उसके लिए आपको जो है वो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान कर रखिएगा क्योंकि इससे काफ़ी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस ये दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वह लगभग या कुल बोलना चाहिए 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, क्योंकि
आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वो तब से प्रधानमंत्री बने थे और मतलब जो है वो लगभग 16 साल तक जो है वो इस तरीके से रहे थे। ओके, इस कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो मात्र 13 दिन के लिए भी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं, ये थे चरण सिंह। ऐसा हुआ था ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो मतलब ये लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हो पाए। स्थिति ये हुई कि दोबारा इलेक्शन हुए और इनकी सरकार जो है वो गिर गई थी, तो इस वजह से ये जो है उसमें उपस्थित नहीं हो पाए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने पर प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आई होप आप लोगों को कभी इन पे मतलब वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ओके, भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बताने की कोशिश की है। आप लोग देखिए, जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं उसे फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।